या यूं कहें नेहरू का वो सच जो आज तक कभी किसी के सामने आया ही नहीं, जिस सच का खुलासा आज हम करेंगे शास्त्री की उस चिट्ठी के सहारे, जो चिट्ठी शास्त्री ने नेहरू के नाम लिखी थी, जिस चिट्ठी का जिक्र हमने इस सत्र की शुरुआत में भी किया था। तो शास्त्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम व्यक्तिगत रूप से एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी नेहरू आर्काइव से मैंने ली है। इसका जिक्र तो बरसों बरस तलक शास्त्री की छाया के तौर पे उनका साथ निभाने वाले वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा एक जिंदगी काफी नहीं में किया है। स्पष्ट रूप से मैं, ये पुस्तक है, इस पुस्तक के पेज नंबर 142 पर कुलदीप नैयर की लिखी हुई बात कोट करता हूं, आप ध्यान से पढ़िएगा। कुलदीप नैयर ने लिखा है, शास्त्री तो पंडित लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जो दो चार बातें आप सभी को जरूर पता होंगी, उनमें से एक बात है कि शास्त्री ने रेल मंत्री के तौर पर एक दफा इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पर, है कि नहीं? मालूम होगा। पर क्या आपको यह मालूम है कि जिस वक्त, जिस घड़ी शास्त्री अपना इस्तीफा दे रहे थे, ठीक उस वक्त, ठीक उस घड़ी कांग्रेस के दर्जनों सांसद आखिर ऐसा क्या कर रहे थे जिसे देख पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में खून उतर आया था? या क्या आपको अपने इस्तीफे के संदर्भ में नेहरू को लिखी शास्त्री की उस चिट्ठी के बारे में कुछ भी मालूम है, जिस चिट्ठी में नेहरू का वो सच छुपा है जो शायद आज तक कभी किसी के सामने आया ही नहीं? जानता हूं आप में से अधिकांश का जवाब ना में होगा, इसीलिए आज आपके सामने शास्त्री के इस सबसे मशहूर इस्तीफे की वो सबसे गुमनाम अंडरकवर स्टोरी लेकर आया हूं, जहां आपको शास्त्री के इस इस्तीफे की वो अंदरूनी दास्तान मालूम चलेगी जो शायद आज तक आपके सामने कभी आई ही नहीं है। तो आइए बिना वक्त बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं बरस 1952 के उस रोज जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले आम चुनावों के बाद बनी अपनी पहली कैबिनेट में बतौर काबीना मंत्री शास्त्री को देश के सबसे अहम महकमों में से एक रेलवे महकमे की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके पीछे शास्त्री की ईमानदारी और उनकी कर्तव्य परायणता जैसी वजूहातें तो थी ही, इसके अलावा एक और बड़ी वजह थी जिसके चलते खास तौर से नेहरू ने रेलवे महकमे की जिम्मेदारी शास्त्री को सुपुर्द की थी। दरअसल पटेल की इस दुनिया से रुखसती के बाद नेहरू खास तौर से दिल्ली दरबार में ऐसे व्यक्तियों को अपने सिप्पे सालार के तौर पर बिठाना चाहते थे जिनकी व्यक्तिगत रूप से उनमें बड़ी गहरी आस्था हो। और शास्त्री व्यक्तिगत रूप से नेहरू के बारे में क्या राय रखते थे, इसका जिक्र तो बरसों बरस तलक शास्त्री की छाया के तौर पे उनका साथ निभाने वाले वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा एक जिंदगी काफी नहीं में किया है। स्पष्ट रूप से मैं, ये पुस्तक है, इस पुस्तक के पेज नंबर 142 पर कुलदीप नैयर की लिखी हुई बात कोट करता हूं, आप ध्यान से पढ़िएगा। कुलदीप नैयर ने लिखा है, शास्त्री नेहरू परिवार के साथ बहुत संभल कर व्यवहार करते थे। वो लगभग नेहरू को पूजते थे। शास्त्री लगभग नेहरू को पूजते थे। इसमें एक और अतिरिक्त किस्सा भी लिखा है कि जब शास्त्री एक दफा वाणिज्य मंत्री थे तो उन्होंने वेस्टर्न जर्मनी में उनकी बहन कृष्णा हाथी सिंह को भेंट की हुई एक कार को बिना सीमा शुल्क भारत में आने की अनुमति भी दे दी थी। ये शास्त्री का ग्रेस था नेहरू को लेके, माने शास्त्री नेहरू को लगभग पूछते थे। हालांकि सच बताऊं तो इस दास्तान का शास्त्री के इस इस्तीफे की दास्तान से सीधा सीधा कोई वास्ता है नहीं। वो तो मैं कथाक्रम में वहां पहुंच गया तो मुझे लगा ये भी जानकारी आपको दे दी जाए। मगर अगर आप केवल और केवल शास्त्री के इस इस्तीफे की दास्तान में बने रहना चाहते हैं तो बस इतना समझिए कि बरस 1952 की पहली कैबिनेट में नेहरू ने शास्त्री को रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी सुपुर्द की, जिस जिम्मेदारी को अपनी चिरपरिचित ईमानदार और कर्तव्यपरायण शैली में शास्त्री ने इतने बखूबी ढंग से निभाया कि बरस 1955-56 आते आते जहां एक ओर देश के तमाम समाचार पत्र पत्रिकाओं में नेहरू कैबिनेट के अलग अलग महकमों की
लापरवाही और लेट लतीफी के किस्से सुनने को मिलते थे, तो वहीं समूचे हिंदुस्तान में रेलवे में आई नई चुस्ती, दुरुस्ती और मुस्तैदी के चर्चे आम हो चुके थे। और जाहिराना तौर से रेलवे में आए इस नए आमूल चूल परिवर्तन और कामयाबी का सहरा शास्त्री के सर माथे ही बज रहा था। मगर कहानी में ट्विस्ट नहीं, महा ट्विस्ट दस्तक देता है बरस 1956 के सितंबर के महीनों से। मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 1956 के सितंबर के महीने से। क्योंकि बरस 1956 के सितंबर से लेकर नवंबर तक के इन 3 महीनों में हिंदुस्तान के भीतर 2 ऐसी कल्पनातीत रेलवे दुर्घटनाएं घटी, जिन रेलवे दुर्घटनाओं ने समूचे हिंदुस्तान का कलेजा खपा दिया। एक रेलवे दुर्घटना घटी 2 सितंबर बरस 1956 के रोज तेलंगाना के महबूबनगर में, जब रात करीब 12:30-1 बजे एक एक्सप्रेस ट्रेन इंजन और अपनी 2 बोगियों समेत नदी में जा समाई। और दूसरी और इससे भी भयानक रेलवे त्रासदी 23 नवंबर 1956 के सुबह करीब 4:30 बजे अलियारुर तमिलनाडु का एक रेलवे स्टेशन है, वहां से करीब 4 मील दूर मरुथैया नदी के पुल पे घटी, जब एक स्टीम इंजन अपनी 60 डिब्बों के समेत सीधा नदी में जा समाया, जिसके चलते करीब 200 लोग तो पहले 5 मिनट में नदी की तेज धार में लापता हो गए, वो आज तक मिले ही नहीं हैं। और 144 लोगों की सरकारी आंकड़ों में मौत बताई जाती है। ये 2 इतनी बड़ी रेलवे दुर्घटनाएं थीं जिन्होंने उस दौर में समूचे हिंदुस्तान का रेलवे पर से भरोसा डिगा दिया था। मगर तब तक शास्त्री की ईमानदारी और नैतिकता पर हिंदुस्तान को इतना यकीन हो चला था कि इन दोनों रेलवे दुर्घटनाओं के बाद भी शास्त्री को लेकर व्यक्तिगत रूप से समूचे हिंदुस्तान में कहीं कोई रोष की लहर नहीं नजर आ रही थी। यहां तक कि कांग्रेस के भीतर भी लाल बहादुर शास्त्री को लेकर यही भावनाएं थीं कि शास्त्री जी तो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, कुछ चीजें विभागीय लापरवाही से और कुछ नियति के प्रकोप के चलते ही हुई। शास्त्री को लेकर व्यक्तिगत रूप से इन दुर्घटनाओं को लेकर कहीं कोई रोष नहीं था। मगर इसी बीच समूचे हिंदुस्तान को एक खबर सुनाई पड़ती है कि लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिक रूप से इन 2 रेलवे दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह बात तो आप सबको मालूम ही होगी, मगर क्या आपको यह मालूम है कि 7 दिसंबर 1956 की जिस तारीख के रोज पंडित जवाहरलाल नेहरू शास्त्री के इस इस्तीफे को स्वीकार कर रहे थे सदन के भीतर, ठीक उस वक्त, उस घड़ी कांग्रेस के दर्जनों सांसद नेहरू के सामने नेहरू के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रहे थे, ये कहते हुए कि जब शास्त्री जी की इस दुर्घटना में कोई भूमिका नहीं है तो आप शास्त्री जी का इस्तीफा स्वीकार क्यों कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, ये आजादी के बाद शायद पहला ऐसा मौका था जब नेहरू अपनी कांग्रेस पार्टी के अपने सांसदों को अपने इस कदर खिलाफ जाते हुए देख रहे थे। जाहिराना तौर से गुस्सा तो बहुत आया था नेहरू को, मगर वो गुस्सा क्यों आया था, किस वजह से आया था, कितना आया था, अगर इसे जानने के बजाय आप इस चीज पर गौर करें कि जब समूचे हिंदुस्तान में शास्त्री को लेकर गुस्से की कोई लहर नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के सदस्य शास्त्री पर भरोसा कर रहे थे, तो आखिर नेहरू ने शास्त्री का इस्तीफा स्वीकार क्यों कर लिया। भाई शास्त्री ने इस्तीफा दे भी दिया तो नेहरू उसे अस्वीकार कर देते, जैसे ममता बनर्जी ने दिया था 1999 में, वाजपेयी ने अस्वीकार कर दिया था, जैसे पीयूष गोयल ने दिया था 2018-19 में, मोदी जी ने अस्वीकार कर दिया था, ऐसा ही नेहरू भी अस्वीकार कर देते। क्या ही समस्या थी। सवाल है ना कि आखिर अगर शास्त्री ने इस्तीफा दे भी दिया तो नेहरू ने स्वीकार क्यों कर लिया। इसी क्यों में छुपा है इस कहानी का मूल, या यूं कहें नेहरू का वो सच जो आज तक कभी किसी के सामने आया ही नहीं, जिस सच का खुलासा आज हम करेंगे शास्त्री की उस चिट्ठी के सहारे, जो चिट्ठी शास्त्री ने नेहरू के नाम लिखी थी, जिस चिट्ठी का जिक्र हमने इस सत्र की शुरुआत में भी किया था। तो शास्त्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम व्यक्तिगत रूप से एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी नेहरू आर्काइव से मैंने ली है, उसकी तस्वीर मैं इस सत्र में लगाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अभी नजर आ रही होगी तो मैंने लगा दिया होगा, अन्यथा आप एक काम कर सकते हैं,
चैनल का नाम नीचे नजर आ रहा होगा, जहां इस वक्त मेरा ये चेहरा नजर आ रहा है, इसके ठीक नीचे चैनल का नाम नजर आ रहा है ना, वहां टैप कर पोस्ट सेक्शन में जाकर वो चिट्ठी देख सकते हैं। मैं वो चिट्ठी पोस्ट सेक्शन में पोस्ट कर दे रहा हूं ताकि आप वो पूरी चिट्ठी देख सकें। काफी लंबी चिट्ठी है जो शास्त्री ने नेहरू के नाम लिखी थी अपने इस्तीफे के संदर्भ में। मैं वो पूरी चिट्ठी नहीं बता रहा हूं आपको, वो पूरी चिट्ठी आप पोस्ट सेक्शन में जाके खुद पढ़ लीजिएगा। मगर उस चिट्ठी की वो 2 पंक्तियां खास तौर से आपके सामने पढ़ना जरूर चाहूंगा, जिन 2 पंक्तियों में छिपा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो सच, नेहरू की वो हकीकत जो आज तक कभी किसी के सामने नहीं आई है। तो असलियत में शास्त्री ने उन 2 पंक्तियों में लिखा था, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, शास्त्री ने लिखा था, पंडित जी यानी नेहरू को संबोधित करते हुए, कृपया इस दफा मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए, इससे आप और आपकी सरकार दोनों सवालिया घेरे से बाहर हो जाएंगे। कुछ झोल नहीं लगा आपको? कुछ गड़बड़ नहीं लगी आपको? शास्त्री ने ऐसा क्यों लिखा कि कृपया इस दफा मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए? भाई ऐसा तो इंसान तभी लिखेगा जब कभी उसने पहले भी इस्तीफा दिया हो। यानी शास्त्री अगर ये लिख रहे हैं कि कृपया इस दफा मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए, मायने स्पष्ट है कि उन्होंने पहले भी कभी इस्तीफा दिया है। मालूम है आपको कि शास्त्री ने रेल मंत्री के सिवा कब इस्तीफा दिया था? हम बताते हैं आपको। असलियत में शास्त्री जब 2 सितंबर 1956 के रोज तेलंगाना के महबूब नगर वाला रेल हादसा हुआ था ना, तभी अपना इस्तीफा नेहरू को देना चाह रहे थे, बल्कि उन्होंने इस्तीफा नेहरू को सुपुर्द कर दिया था। मगर तब नेहरू ने यह इस्तीफा यही कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि मैं जानता हूं आपकी इस दुर्घटना में कोई भूमिका नहीं है, इसलिए मैं ये इस्तीफा नहीं ले सकता हूं। मगर जब दुर्भाग्यवश महज 3 महीनों के भीतर भीतर देश 23 नवंबर 1956 के रोज दोबारा एक ऐसी ही बल्कि इससे भी ज्यादा दर्दनाक रेलवे दुर्घटना का गवाह बना, तब शास्त्री ने दोबारा नेहरू के नाम अपना इस्तीफा भेजा इस चिट्ठी के साथ कि पंडित जी कृपया इस दफा मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए, इससे आप और आपकी सरकार दोनों सवालिया घेरे से बाहर हो जाएंगे। आप यकीन मानिए, शास्त्री की इस नैतिकता पर नेहरू इस कदर मुग्ध और मोहित थे कि जब नेहरू 7 दिसंबर 1956 के रोज शास्त्री का यह इस्तीफा स्वीकार कर रहे थे, तब नेहरू ने बाकायदा बाआवाज़े बुलंद सदन के पटल पर शास्त्री की इस चिट्ठी को अक्षरशः पढ़ा था और नेहरू ने स्पष्ट रूप से संसद में बयान दिया था कि मैं जानता हूं शास्त्री जी की इस दुर्घटना में कोई भूमिका नहीं है, उनकी ईमानदारी संदेह से परे है, मगर मैं उनका यह इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्वीकार कर रहा हूं जिससे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के वजीरों के नाम एक नजीर मुकम्मल हो सके कि अगर उनके महकमे में देश किसी दुर्घटना का शिकार होगा तो उन्हें अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। और कालांतर में नेहरू की यह भविष्यवाणी सच सिद्ध हुई। शास्त्री का यह इस्तीफा हिंदुस्तान के हर एक रेल मंत्री के लिए नजीर बना। इसीलिए आने वाले वक्त में जब कभी हिंदुस्तान की रेल बेपटरी होती है, सभी एक सुर से आप भी देश के रेल मंत्री के सामने छाती चौड़ी करके सवाल दागते हैं ना कि अरे शास्त्री जी ने तो इस्तीफा दे दिया था, आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो सका क्योंकि शास्त्री ने उस दिन इस्तीफा दिया और नेहरू ने यह सोचकर वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया। क्योंकि नेहरू शास्त्री से खफा नहीं बल्कि शास्त्री पर मोहित थे, क्योंकि नेहरू ने शास्त्री से रेलवे मंत्रालय लिया ये इस्तीफा स्वीकार करने के बाद, तो शास्त्री को इससे भी बड़ा गृह मंत्रालय सुपुर्द कर दिया। तारीख गवाह है कि रेलवे मंत्रालय से इस्तीफे के बाद नेहरू ने शास्त्री को गृह मंत्रालय सुपुर्द किया था। अब जान रहा हूं बहुत सारे लोगों को क्षोभ हो रहा होगा, लग रहा होगा कि मैंने थंब पे क्या लिख दिया, नेहरू की कैसी तस्वीर बनाई, शुरुआत से कैसी कैसी बातें कर रहा था। तो देखिए, इसके पीछे उत्तरदायी मैं नहीं हूं। दरअसल जब मैं शास्त्री के इस इस्तीफे के विषय में शोध कर रहा था तो मैंने देखा कि
सोशल मीडिया पर ऑनलाइन नेहरू के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि शास्त्री के इस्तीफे में नेहरू की ये भूमिका थी, वो भूमिका थी, वो नेहरू की एक विलेनियस तस्वीर लगा के, आजकल वैसे भी चलन है, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। तो मुझे वहीं से लगा कि नहीं, आपके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये सच लाना बहुत जरूरी है कि असल में नेहरू ने शास्त्री का इस्तीफा पहली दफा अस्वीकार किया था, दूसरी दफा शास्त्री की प्रार्थना पर, उनके विनम्र निवेदन पर, यह सोचते हुए कि यह इस्तीफा देश की आने वाली नस्लों के लिए नजीर साबित होगा, नेहरू ने वो इस्तीफा स्वीकार किया था। और इस इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद शास्त्री को इससे भी बड़ा गृह मंत्रालय सुपुर्द किया था। तो शास्त्री के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची थी नेहरू ने, जैसा आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है कि जी शास्त्री के भी खिलाफ थे नेहरू। तो उम्मीद करता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद अगर कोई ऐसा भ्रम आपके भी जहन में होगा तो वो दूर हो गया होगा, और शास्त्री के इस इस्तीफे की एक अंतर कथा तो मिली ही होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे ही मशहूर सियासतदारों की गुमनाम अंतर कथाएं आपके सामने आती रहेंगी। फिलहाल लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा किसी नए सियासतदार की किसी ऐसी ही अनकही सियासी दास्तान के